हेलो एवरीबॉडी, मैं एसके पांडे आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके इस वर्ष एग्जाम में हो सकता है प्रश्न इससे पूछा जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और यह अनुमान किन तथ्यों पे? तो एक तो यह कि यह जो एरिया है, इस एरिया से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहे हैं, तो ट्रेंड तो वही है। अब उन्हीं ट्रेंड को पकड़कर हम लोगों को चलना है। हो सकता है इस वर्ष ना पूछे तो अगले वर्ष पूछे, लेकिन फिर भी संभावना तो है, और उसी संभावना को ध्यान में रखकर आप भी पढ़ रहे हैं और हम सब भी पढ़ाते हैं। तो आज यहां हम लोग जो चर्चा करेंगे कला संस्कृति में, वह हमारा विरासत से ही संबंधित होगा। लेकिन वह कैसी विरासत? तो हमारी सांस्कृतिक विरासत। आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने पहचानने वालों तक इसे पहुंचाएं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट दिल्ली के नाम पर आप जा सकते हैं और उसे लाइक और सब्सक्राइब कर अवश्य करें। तो हम लोग इस पे देखते हैं जो हमारी विरासत है। विरासत के संदर्भ में हमने बताया था कि विरासत वह है जिसे हम अपने पूर्वजों से, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे राष्ट्र, देश, समाज और परिवार का भी गौरव होता है। यह इससे हमारी पहचान जुड़ी होती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हम सबों की है, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। तो यहाँ विरासत के संदर्भ में हमने बताया कि जो विरासत हैं वह दो प्रकार के हैं। एक विरासत जिसे नेचुरल हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, यानी प्राकृतिक विरासत। यह वैसी विरासत है जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। वह प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, चाहे वह जमीन हो या फिर वन हो, पर्वत हो, नदी हो, मरुस्थल, इन सारी चीजों को देखा जाए तो इनका निर्माण हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। तो ऐसे भी कुछ हमारे विरासत हैं जो प्राकृतिक विरासत के रूप में है। तो वहीं दूसरी जो विरासत की जो प्रकार है वह है सांस्कृतिक विरासत। और सांस्कृतिक विरासत के भी दो रूप हैं, एक पुरातात्विक विरासत और दूसरा जीवंत विरासत। जो हमारे पुरातात्विक विरासत हैं, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, वह आपको टेंजिबल हेरिटेज के रूप में है, मूर्त हैं, जो हमारे राष्ट्र के भी पहचान है, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर या अन्य स्थापत्य या इमारतों को देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार कुछ वैसी भी विरासत हैं जो हमारे संस्कृति के हिस्सा हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो अमूर्त हैं, जीवंत हैं, जैसे हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, हमारे पर्व त्योहार। तो यह सारे विरासत हमारे सांस्कृतिक और अमूर्त विरासत हैं। आज हम लोग जिस पे चर्चा करेंगे वह इसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इन्हें देख रेख करती है, जो इन्हें संरक्षण देती है, और जिसका गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ हम लोग देखें तो यह हमारे जो
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, और यह यूनेस्को में शामिल है, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। यहां पे देखा जाए तो यूनेस्को में जो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जो हमारे रीति रिवाज, पर्व त्योहार, भाषा, साहित्य से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, यह हमारे अमूर्त हैं, यह इंटेंजिबल है। और प्रश्न यूपीएससी में देखा जाए या अन्य राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में देखा जाए तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें पहला कुंभ मेला जो 2017 में, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। उसके बाद योग, इसे 2016 में शामिल किया गया यूनेस्को में। नवरोज, इसे भी 2016 में शामिल किया गया यूनेस्को में। थातेरा, यह एक संप्रदाय है, समुदाय है, जो कांसे का बर्तन बनाने का काम करता है, जो पंजाब से है, और यह आपको झंडियाला गुरु थातेरा 2014 में इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। उसके बाद संकीर्तना, यह मणिपुर से संबंधित है, इसे 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसी प्रकार बुद्धिस्ट टेक्स्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख के बौद्ध ग्रंथों का जो पाठ है, उसे भी यूनेस्को में 2012 में शामिल किया गया है। उसी प्रकार मुडियट्टू, इसे भी आपको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो केरल से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य, जो आपको राजस्थान क्षेत्र के सपेरा जनजाति से संबंधित एक नृत्य है, और यह बहुत ही पॉपुलर है, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है 2010 में। उसी प्रकार छऊ नृत्य, यह आपको जनजातीय नृत्य है, जिससे 3 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, और इसलिए इसका नामकरण भी इन तीनों राज्यों के नाम पे ही, जैसे वेस्ट बंगाल तो पुरुलिया छऊ, झारखंड आपको सरायकेला छऊ, और उड़ीसा मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार रम्मान फेस्टिवल, यह आपको उत्तराखंड से संबंधित है, जो 2009 में इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। रामलीला हर वर्ष यह आयोजन देश के सभी क्षेत्रों में होता है, और इसकी भी प्रसिद्धि और ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे भी यूनेस्को में 2008 में शामिल किया गया था। उसी प्रकार कुटियट्टम, यह भी आपको केरल से ही संबंधित है, और इसे भी 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। उसके बाद देखें तो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, इसे भी 2008 में जो वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण है, उसे भी आपको यूनेस्को में 2008 में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से यह कुछ हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, जो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जिनकी ऐतिहासिकता को देखते हुए, प्राचीनता को देखते हुए, लोकप्रियता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इन्हें स्थान दिया गया है। एक दो हम लोग इस पे चर्चा कर लें। जैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में आप सब भी जानते हैं कुंभ मेला, इस पे हो सकता है इस वर्ष प्रश्न पूछा जाए। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ऐसे भी देखें तो कुंभ मेला प्राचीन काल से जुड़ी हुई परंपरा है, और इसका जो आयोजन होता है वह आयोजन आपको 4 स्थानों पर किया जाता है, और वह 4 नदियों के तट पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उसके बाद प्रयाग, इलाहाबाद यह संगम के तट पर, नासिक यह आपको गोदावरी नदी के तट पर, और उज्जैन यह आपको क्षिप्रा नदी के तट पर इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी चीजें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यह जो कुंभ मेला है, इस कुंभ मेले में देखें तो यहाँ पे यह रोटेट होता है, यानी हर 4 वर्ष पर यह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। वहीं आप देखें तो 2 ऐसे स्थान हैं जिसमें हरिद्वार और प्रयाग, इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों स्थानों पे आपको अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। अर्ध कुंभ अगर कहीं पे लगता है तो यह अर्ध कुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयाग में आपको
आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन वर्ष जो होता है 6 वर्ष के उपरांत, यानी 6 वर्ष पर यह 2 जगह पे ही आपको इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आप देखें तो यह जो पूर्ण कुंभ है, यह पूर्ण कुंभ यानी इस तरीके से रोटेट होता है, तो रोटेट होने के कारण ही आप देखें तो यहाँ पे पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है। पूर्ण कुंभ का जो आयोजन है, यह आपको 3-3 वर्षों के उपरांत होता है, तो यह 3-3 वर्षों के उपरांत इसका आयोजन होता है, 3-3। तो पूर्ण कुंभ जो होता है वह आपको पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन यहां पे देखा जाए तो पूर्ण कुंभ का आयोजन आपको 12 वर्ष पे है, यानी 12 वर्ष पे यह पूर्ण कुंभ। और महाकुंभ का जो आयोजन होता है वह 144 वर्षों पे महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से यह हमारा कुंभ मेला, जिसे आपको शामिल किया गया है यूनेस्को में, यह शामिल 2017 ईस्वी में इसे किया गया है। नेक्स्ट देखें तो योग भी आपको, योग की जो प्रवृत्ति है यह आदिकाल से ही चली आ रही है, जिसमें यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए इसे भी आपको 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह भी हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि इसे भी हम अपने पूर्वजों से ही प्राप्त किए हैं। यह भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ निरंतर यह आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। और वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित हुई, जिसके कारण 21 जून को विश्व योगा दिवस की घोषणा की गई और हर वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर इस योग का आपको प्रचलन किया जाता है। तो यह योग को भी 2016 में शामिल किया गया। बाकी अन्य जो डिटेल्स इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। नेक्स्ट इस वर्ष की बात की जाए, अब 2020 की, तो हो सकता है इस वर्ष आपसे प्रश्न पूछा जाए कैलाश मानसरोवर को लेकर। अब कैलाश मानसरोवर को भी यानी मिश्रित संस्कृति के रूप में इसे भी यूनेस्को में इसे प्रस्तावित किया गया है और इसका प्रस्ताव 1 अप्रैल 2019 को रखा गया है, जिसे मिश्रित धरोहर के रूप में इसको शामिल करने की बात की जा रही है। अब यह जो कैलाश जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर को लेकर यहाँ देखें तो कुछ अलग अलग मत भी हैं। ऐसे भी जो कैलाश मानसरोवर है, यह कैलाश मानसरोवर हमारे चारों धर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसमें चारों धर्म की अगर बात की जाए तो हमारा जो भारतीय धर्म है, इसमें हिंदू धर्म से भी इसकी पहचान स्थापित की जाती है, तो वहीं सिख धर्म से भी इसकी पहचान स्थापित की जा रही है, तो वहीं आप देखें तो जैन धर्म से भी इसकी पहचान जोड़ी जा रही है और बौद्ध धर्म से भी इसकी पहचान जोड़ी जा रही है। तो चारों धर्म से इसकी पहचान आपको जोड़ी गई है, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, यह सभी का धार्मिक केंद्र के रूप में इसकी मान्यता कैलाश मानसरोवर को दी गई है। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर को लेकर 2 मान्यता हैं, 2 मत हैं। अगर दोनों मत की बात की जाए कैलाश मानसरोवर को लेकर, तो दोनों मत को देखें तो यहाँ पे 2 तरीके के मत हैं। एक तो मत हमारा धार्मिक है जो कैलाश मानसरोवर को लेकर है, और एक मत जो है वह आपको वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे 2 मत हम लोग देखें कैलाश मानसरोवर को लेकर। अब जो दोनों मत हैं, धार्मिक मत क्या कहता है और वैज्ञानिक मत क्या कहता है। धार्मिक मत की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि जो कैलाश मानसरोवर जो स्थल है, ठीक है, आज यह चाइना के अधीन है, लेकिन अभी इसको लेकर भारत सरकार अपनी भी दावा प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर को लेकर जो धार्मिक मत है, यह माना जा रहा है कि यह जो कैलाश मानसरोवर है यह हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे कुबेर की नगरी मानी गई है। दूसरी ओर देखें तो कैलाश मानसरोवर को लेकर इसे यह माना जाता है कि विष्णु के कर कमलों से यहाँ से आपको, यानी विष्णु के कर कमलों से गंगा का
निष्कासन हो रहा है, गंगा निकलती है। और विष्णु के कर कमलों से गंगा निकलकर वह गंगा कहाँ पे गिर रही है, तो वह शिव के जटा के ऊपर गंगा का प्रवाह हो रहा है। यानी विष्णु के कर कमलों से, विष्णु के कमलों से, चरणों से, कर कमलों से गंगा निकल रही है और यह गंगा शिव के जटा पे गिरती है। और शिव के जटा से यह गंगा जो है वह आपको नीचे यानी धरती पर जीवन प्रवाह को शुरू करती है। तो शिव के जटा से इसको धरती पर यह गंगा आपको आ रही है। अब यहां पे देखें, यह तो धार्मिक मत है, लेकिन अगर इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है, धर्म क्या है, मान्यता का विषय है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे यानी यह बतलाया जा रहा है कि विष्णु के कर कमलों से गंगा का निष्कासन, यानी इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास के दृष्टिकोण से भी यही दिखाई देता है कि सबसे पहले हमारा जो यानी जहां से इतिहास की शुरुआत हम लोग मानते हैं, वह पहले क्या है, पृथ्वी एक बर्फ का गोला है, बर्फ से आच्छादित है। अब वह बर्फ से आच्छादित है तो वह बर्फ आपको शिव के जटा यानी सर के ऊपर, और यह जो पार्ट होता है वह काफी हीट होता है, गर्म होता है, यानी वह बर्फ पिघली, और वह बर्फ पिघली तो वह बर्फ आपको पिघलने के बाद वह उसी बर्फ से जीवन निर्वाह की शुरुआत हुई, यानी नदियों का निष्कासन हुआ। इसलिए हमारी जो प्राचीन सभ्यता जो विकसित हुई वह नदी के किनारे ही विकसित होती है। तो इस प्रकार से यह तो धार्मिक मत है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर इतिहास की बात करें तो मानव जीवन के विकास क्रम को भी इसी रूप में समझने की आवश्यकता है। अब उसके बाद यह माना जाता है कि यह जो कैलाश मानसरोवर है यह आपको शिव का निवास स्थल है, जिसमें यह माना जाता है कि शंकर के निवास स्थल कैलाश मानसरोवर के ऊपर का जो पार्ट है वह आपको स्वर्ग है, और नीचे का जो पार्ट है वह मृत्यु लोक है, और बीच में कैलाश मानसरोवर है। तो मानसरोवर जो पहाड़ी है यह आपको मानसरोवर पहाड़ी झीलों से घिरी हुई है, और यह जो झील है पुराण में इस झील को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, क्षीर सागर, क्योंकि यह जो कैलाश मानसरोवर है यह पहाड़ी आपको झीलों से घिरी हुई है, जो कैलाश मानसरोवर के तकरीबन 40 किलोमीटर के दूरी पर ही क्षीर सागर आपको झील है। अब यह क्षीर सागर झील यह माना जाता है कि यह विष्णु का अस्थाई निवास है। वहीं अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार कैलाश मानसरोवर को लेकर यह मान्यता है कि बुद्ध और मणि पद्मा का जो निवास स्थल था वह यही कैलाश मानसरोवर था। तो बौद्ध धर्म की भी आस्थाएं इससे जुड़ी हुई है। वहीं अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के प्रणेता ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव के विषय में बतलाया जाता है कि यह ऋषभ देव का निवास स्थल था, और इसे आपको अष्टपद के नाम से कहा जाना जाता है जैन धर्म में। अष्टपद इसलिए क्योंकि यह मान्यता है कि ऋषभ देव के द्वारा 8 पदों में ही कैलाश की यात्रा कर ली गई थी, इसलिए यह अष्टपद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में तो मान्यता है ही, यह आपको शंकर से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ शक्ति पीठ के रूप में भी इसकी पहचान बनी हुई है। कहा जाता है कि देवी सती के शरीर का जो दायां भाग है इसी कैलाश मानसरोवर पर गिरा था, तो इसके शक्ति पीठ के रूप में भी हिंदू धर्म में एक पहचान बनी हुई है। सिख धर्म की बात जहां की जाए तो सिख धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि गुरु नानक जो आपको सिख धर्म के संस्थापक थे, इन्होंने भी इस मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। अब हम लोग बात करें वैज्ञानिक मत की, तो वैज्ञानिक मत के अनुसार यह माना जाता है कि टेथिस सागर के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यह आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, क्योंकि पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप था वह चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ था, और यह जो घटना है तकरीबन यह मानी जाती है कि यह 10 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है जो टेथिस सागर टकराई थी। अब इसे दूसरा जो वैज्ञानिक मत है उसे माना जाता है, इसे एक्सिस मुंडी माना जाता है, एक्सिस मुंडी। अब एक्सिस मुंडी किसे कहा जा रहा है यह आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यानी यह जो एक्सिस मुंडी है अर्थात विश्व की नाभि यानी आकाशीय ध्रुव, तो इसे विश्व की नाभि
या आकाशीय ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। आकाशीय ध्रुव के नाम से भी इसे कैलाश मानसरोवर को जाना जा रहा है और आकाश और पृथ्वी के बीच यह संबंध के बिंदु के रूप में इसको जाना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है, कैलाश मानसरोवर के विषय में, कि यहाँ अगर आप यात्रा करें या जो लोग गए हुए हैं तो यह बताते हैं कि यहाँ से ओम की आवाज़ और डमरू की आवाज़ निरंतर सुनाई देती है। अब हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने से हो, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार इसे शिव की नगरी के रूप में माना जाता है और इसलिए इस आवाज़ को शिव की डमरू या वैदिक मंत्र ओम के नाम से संबोधित भी किया जाता है। दूसरा, जो हिमालय वासी हैं, जो आसपास के, जो इसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, तो इन लोगों का यह मानना है कि इस पर यति मानव रहा करता है, जिसे आज चाहे भूरा भालू कहा जाए या जंगली मानव कहा जाए। तो इस तरीके से एक मत यह भी है जो आपको हिमालय वासियों का मत है। वहीं वैज्ञानिकों का यह मत है कि यह निएंडरथल मानव का आपको स्थल रहा होगा या स्थल है और आज भी हिम मानव बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग ऐतिहासिक युग की बात करें तो हिम युग की जानकारी है और उस समय हिम मानव निवास किया करते थे। तो इस प्रकार से कैलाश मानसरोवर को लेकर यहाँ पे अब यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो कैलाश मानसरोवर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे यूनेस्को में अस्थायी सूची में इसे आपको शामिल किया गया है। यानी यूनेस्को के अस्थायी सूची में अभी इसे अस्थायी नहीं रखा गया है, लेकिन अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया है। किस विरासत के रूप में, तो वह मिश्रित विरासत के रूप में। और मिश्रित विरासत क्या होता है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत जो हैं, तो जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वह भारत का मिश्रित विरासत का दर्जा उसे प्राप्त है, जो आपको प्राकृतिक विरासत भी है और सांस्कृतिक विरासत भी है। तो इसे अप्रैल 2019 में यूनेस्को में मिश्रित विरासत के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया। पहले जो यूनेस्को में जो प्रस्ताव होता है, वह प्रस्ताव पहले 1 वर्ष के लिए होता है, जिसमें 1 वर्ष के लिए वह प्रस्ताव विश्व धरोहर केंद्र को आपको उसे भेजा जाता है, जो हमारा वर्ल्ड जो हेरिटेज सेंटर है, तो उस विश्व धरोहर हेरिटेज आपको केंद्र को इसे भेजा जाता है, उस प्रस्ताव को। अब विश्व धरोहर स्थल क्या होता है, आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या है विश्व धरोहर स्थल। तो विश्व धरोहर स्थल यह ऐतिहासिक एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, सिर्फ इनका राष्ट्रीय महत्व नहीं होता है, जो भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। इनके संरक्षण के लिए, इनके सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। यह हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यूनेस्को के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक आपको एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। और यूनेस्को का गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। ऐसे भी विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में विश्व युद्ध घटित हुई, तो एक और संस्था बनाई गई थी। वह संस्था जो है वह आपको यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय ही यह बातें रखी गई थी कि विश्व के अन्य देशों के जो भी आपको पुरातात्विक धरोहर हों, सांस्कृतिक धरोहर हों या ऐतिहासिक धरोहर हों, उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि वह उस राष्ट्र की पहचान है, वह उस राष्ट्र की गौरव है और उसे संरक्षण दिया जाए। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1972 ईस्वी में यूनेस्को जैसे संगठन को स्थापित किया गया, जो इन्हें संरक्षण और सुरक्षा देने का उपाय करता है, जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। तो आज हम लोग इससे संबंधित, यानी जो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उससे संबंधित हमने चर्चा किया। और कैलाश मानसरोवर हो सकता है पूछ दे कि किसे इस वर्ष 2019 में यूनेस्को में अस्थायी सूची में मिश्रित धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, तो वह आपका कैलाश मानसरोवर है। तो आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबों का दिन मंगलमय हो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।